हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SRG एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हम लोग जो है यूपी जीके को क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। पिछली एक क्लास हो चुकी है यूपी जीके की, और यूपी जीके भी होगा उसी में जो है करंट अफेयर, यानी यूपी का जो भी करंट अफेयर जो है उसी में साथ में लेके चलेंगे। यानी क्वेश्चन क्वेश्चन के माध्यम से ही जो है सारी जो यूपी जीके और प्लस करंट अफेयर जो है उसको कंप्लीट करना है। और इससे दोस्तों आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि जो भी मतलब 17 और 18 यानी 2 दिन में जो एग्ज़ाम होगा 4 सिफ्टों में, तो कोई भी क्वेश्चन इस यूपी जीके से और करंट अफेयर से बाहर नहीं जाएगा। एक सिंगल क्वेश्चन भी जो है बाहर नहीं जाएगा। यानी समथिंग 10 क्वेश्चन करीब आएंगे, 10 हो जाए, 12 हो जाए, या जो है 9 क्वेश्चन, तो वो सारे क्वेश्चन जो है इस यूपी जीके से बाहर नहीं जाएंगे। और एक चीज़ कि जैसे जो है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं नोट करना है, और क्वेश्चन के साथ साथ जैसे जो भी ऑप्शन को जो मतलब जैसे उसके बारे में जो भी चीज़ें बताई जाएंगी तो उसको भी आपको जो है नोट करना है। और कॉपी और जो है यानी नोटबुक और उसके बाद में जो है पेन लेकर ही बैठे, मतलब जो है साथ में ही नोट करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से जो है कवर करेंगे। ऐसे पहला क्वेश्चन जो है कि निम्न में से कौन सा जिला लखनऊ मंडल में शामिल नहीं है, यानी कौन सा ऐसा जिला जो है लखनऊ मंडल में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए रायबरेली, यानी रायबरेली जो है ये लखनऊ मंडल में नहीं आता है। ठीक है, रायबरेली हो गया। उसके बाद में ऑप्शन है रायबरेली। ठीक है, उसके बाद में जैसे ऑप्शन बी जो है ये उन्नाव, सी अमेठी, या जो है सीतापुर, यानी इनमें से कौन सा, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एक जिला जो है जो लखनऊ मंडल में नहीं आता है, लखनऊ मंडल में नहीं आता। तो बात तो जैसे पहले तो ये जाने कि लखनऊ मंडल में आते हैं कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो है लखनऊ मंडल में शामिल हैं। जैसे लखनऊ मंडल में जो है 6 जिले शामिल हैं, लखनऊ मंडल में 6। जैसे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अगर मंडल की बात करें तो उनकी संख्या जो है 3 है। 3 ऐसे मंडल जो हैं वो सबसे बड़े मंडल हैं। 3 बड़े मंडल में जैसे कि एक लखनऊ मंडल हो गया, उसके बाद में कानपुर मंडल है और मेरठ मंडल। लखनऊ, कानपुर और मेरठ मंडल यूपी के सबसे बड़े मंडल हैं, इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। तो इससे पहले लखनऊ मंडल के बारे में देखते हैं कि लखनऊ मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं। जैसे लखनऊ मंडल, लखनऊ मंडल, लखनऊ मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं। तो जैसे एक तो इसमें जो है लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, और लखनऊ के बाद में जो है इसमें शामिल होता है लखनऊ के जस्ट ऊपर जो है ये सीतापुर, सीतापुर, और सीतापुर के ऊपर जो है सीतापुर, और सीतापुर के ऊपर जो पड़ता है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी भी जो है लखनऊ मंडल में है। और लखीमपुर खीरी के बाद में अगर बात करें तो फिर इधर जो है लखनऊ से इधर नीचे साइड में पड़ता है फिर हरदोई, कौन सा, हरदोई डिस्ट्रिक्ट। और हरदोई के बाद में फिर जो है इसमें उन्नाव शामिल है, उन्नाव। और उन्नाव के बाद में जो है इसमें अंतिम जो शामिल जो है ये रायबरेली, रायबरेली। तो ये जो है यानी 3 और 3 6 डिस्ट्रिक्ट जो है लखनऊ मंडल में शामिल हैं। लखनऊ मंडल में शामिल कितने हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट जो है ये शामिल है। अच्छा, इसमें कौन कौन सा, रायबरेली यहाँ पर है, उन्नाव भी इसमें है, ठीक है। उसके बाद में जो है सीतापुर, सीतापुर भी है। यानी कौन सा शामिल नहीं है, अमेठी, अमेठी जो है इसमें शामिल नहीं है। यानी लखनऊ मंडल में कौन सा शामिल नहीं है, अमेठी। अच्छा, अगर लखनऊ मंडल में अमेठी शामिल नहीं है तो अमेठी किस में होगा, अमेठी जो है ये, अमेठी जो है ये अयोध्या मंडल में है, अयोध्या मंडल में। यानी अमेठी किस में है, अयोध्या मंडल में है। अयोध्या मंडल में जो है इसमें भी मतलब जैसे अयोध्या शामिल है, उसके बाद में बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर, इस टाइप से अयोध्या मंडल में शामिल है। ये तो जैसे लखनऊ मंडल। इसके बाद जैसे अगर मेरठ मंडल की बात करें, मेरठ, तो मेरठ मंडल इसमें भी कितने हैं, 6 जो है जिला मेरठ मंडल में भी शामिल हैं। अब देखो 6 जिला जो है इसमें कौन कौन से हैं, यानी 6 जिला जो है मेरठ मंडल में। तो इसमें पहले पड़ता है जैसे मेरठ तो बागपत, बागपत, और बागपत के जस्ट आगे यानी बागपत जो है यूपी और हरियाणा की सीमा पर स्थित है। बागपत, बागपत के बाद में पड़ता है मेरठ, मेरठ। इसके बाद में जो है बागपत के जस्ट नीचे जो है फिर पड़ता है गाजियाबाद, गाजियाबाद। और गाजियाबाद, गाजियाबाद के जो आगे जो पड़ता है उसका नाम जो है वो है हापुड़, गाजियाबाद हापुड़, ठीक है, गाजियाबाद हापुड़।
इसके बाद जो है 4 हो गए, और फिर जो है नीचे पड़ता है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर के जस्ट आगे साइड में पड़ता है, उसका नाम जो है बुलंदशहर, बुलंदशहर, तो बुलंदशहर। ये जो है मेरठ मंडल में 6 शामिल हैं, मेरठ मंडल में 6। जैसे और भी अगर मंडल के बारे में अगर हम देखते हैं तो मेरठ में 6 शामिल हैं। लखनऊ देख लिया और मेरठ। इसके बाद जैसे कानपुर मंडल की बात करें, कानपुर मंडल, कानपुर मंडल, तो कानपुर मंडल में कितने शामिल हैं? कानपुर मंडल में भी 6 शामिल हैं। कौन कौन से 6? कौन कौन से 6 शामिल हैं? कानपुर मंडल में भी 6 शामिल हैं, ठीक है। यानी कानपुर मंडल, कानपुर मंडल में कितने शामिल हैं? तो 6। कौन कौन से 6 शामिल हैं? तो इसमें जो है कानपुर नगर, कानपुर नगर शामिल है। कानपुर नगर के बाद में इसमें कानपुर देहात, कानपुर देहात शामिल है, यानी कानपुर नगर और कानपुर देहात। इसके बाद में जो है ये कन्नौज, कन्नौज शामिल है, कन्नौज फर्रुखाबाद, ठीक है, कन्नौज। कन्नौज के बाद में जो है इसमें शामिल है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद शामिल है। फर्रुखाबाद के बाद में फिर जैसे इटावा, कौन सा है? इटावा, इटावा में लाइन सफारी पार्क है, इटावा। और एक जो है औरैया, औरैया, ठीक है। ये जो है किस में शामिल है? कानपुर मंडल में। तो लखनऊ मंडल, लखनऊ मंडल में जो है कितने शामिल हैं? 6। उसके बाद में जो है हमने पीछे मेरठ मंडल देखा है, मेरठ मंडल में भी कितने हैं? तो मेरठ मंडल में भी 6 हैं। और ये जो है कानपुर मंडल, यहाँ पर भी जो है 6 हैं। इसके बाद में जैसे और बात की जाए, इसके अलावा जैसे छोटे छोटे मंडल कौन से? तो जैसे अगर छोटे मंडल की बात करें, एक झांसी मंडल है, ये छोटा मंडल है, काफ़ी हैं, जिसमें 3-3 जिले हैं। इसमें कितने शामिल हैं? 3 जिले। कौन कौन से हैं? तो इसमें ललितपुर, ललितपुर, ललितपुर के बाद में इसमें ऊपर कौन सा है? झांसी, ललितपुर के ऊपर पड़ता है झांसी। और झांसी के ऊपर कौन सा है इसमें? जालौन, ये छोटे मंडल में आता है। इसके बाद में अगर और बात करें झांसी, इस जैसे मिर्ज़ापुर मंडल है, मिर्ज़ापुर मंडल, ठीक है, मिर्ज़ापुर मंडल में भी 3 आते हैं, मिर्ज़ापुर मंडल में भी 3। और इससे अगर सहारनपुर मंडल की बात करें तो सहारनपुर मंडल, ठीक है, सहारनपुर मंडल। तो सहारनपुर मंडल में कितने हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, सहारनपुर, बिजनौर, और उस सहारनपुर, बिजनौर, उसके बाद में जो है इसमें मुजफ्फरनगर, ठीक है, सहारनपुर, बिजनौर और जो है मुजफ्फरनगर। तो ये जो है इसमें शामिल है सहारनपुर मंडल में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि संत कबीर नगर, क्वेश्चन है संत कबीर नगर का जो जिला मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? यानी संत कबीर नगर का जो है जिला मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो जैसे कहाँ पर स्थित है इसमें संत कबीर नगर का? इसमें देखो एक ऑप्शन जो है, ऐसे 3 ऑप्शन है, एक और इसमें कर लेंगे, चौथा ऑप्शन डी, ये जो है उरई, उरई कर लेंगे, चौथा ऑप्शन जो है इसमें उरई। तो संत कबीर नगर का जो है जिला मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए खलीलाबाद में, या जो है ज्ञानपुर में, या ऐसे अकबरपुर, या जो है उरई। संत कबीर नगर का जिला मुख्यालय, तो संत कबीर नगर इसका जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो कहाँ पर है? ये खलीलाबाद। संत कबीर नगर का जिला मुख्यालय कहाँ पर है? खलीलाबाद। तो ऐसे यूपी के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका जिला मुख्यालय जो है वो चेंज है, मतलब जो है अलग जगह पर है। तो जैसे संत कबीर नगर का खलीलाबाद। जैसे बात करें ज्ञानपुर, ज्ञानपुर ये किसका जिला मुख्यालय है? तो ज्ञानपुर जो है ये भदोही का है। किसका है? भदोही का, ठीक है। भदोही का जिला मुख्यालय जो है ये ज्ञानपुर है। जैसे भदोही को ही जो है हम लोग संत रविदास नगर के नाम से जानते हैं, संत रविदास नगर, संत रविदास नगर के नाम जानते हैं भदोही को ही। इसके बाद में से ये अकबरपुर, अकबरपुर ये किसका जिला मुख्यालय है? तो अकबरपुर जो जिला मुख्यालय जो है ये अंबेडकर नगर का है, अंबेडकर नगर का। अंबेडकर नगर का जिला मुख्यालय कौन सा है? अकबरपुर, ठीक है। और जैसे ये उरई, उरई की बात करें, उरई किसका जिला मुख्यालय है? तो उरई में मतलब उरई जो है ये जालौन, जालौन। तो जालौन जो है
जालौन जिला, इसका जिला मुख्यालय जो है ये उरई में स्थित है। तो जालौन का उरई, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, और भदोई का कौन सा है, ज्ञानपुर, संत रविदास नगर का खलीलाबाद। इसके अलावा भी और अगर हम जो है और देखते हैं कि कौन कौन से जिला मुख्यालय कहाँ पर हैं। तो जैसे बात करें, एक कानपुर देहात, कानपुर देहात, कानपुर देहात, इसके अगर जिला मुख्यालय की बात करें तो कानपुर देहात का जिला मुख्यालय कहाँ पर है, अकबरपुर माटी करके, अकबरपुर माटी, ये जो है कानपुर देहात का जिला मुख्यालय। कानपुर देहात का जिला मुख्यालय कहाँ पर है, अकबरपुर माटी। और इसके अलावा जो है कानपुर देहात, फिर जैसे अगर हम उसका देखें, जैसे सोनभद्र, सोनभद्र कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है इसका जिला मुख्यालय कहाँ पर है, तो राबर्ट्सगंज, राबर्ट्सगंज, इसका जिला मुख्यालय कहाँ पर है, तो राबर्ट्सगंज में है, सोनपुर का। इसके बाद जैसे गौतम बुद्ध नगर की बात करें, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, इसका जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये नोएडा में है। गौतम बुद्ध नगर का कहाँ पर है, तो नोएडा में स्थित है गौतम बुद्ध नगर का। तो ऐसे करके काफ़ी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिला जिनका जिला मुख्यालय जो है वो चेंज है, ठीक है। तो ये जो है संत कबीरनगर कहाँ पर था, खलीलाबाद में, यानी संत कबीरनगर का जिला मुख्यालय कहाँ पर है, तो खलीलाबाद, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसे अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह को जो है कब अपनाया गया, यानी उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह जो है इसे जो है कब अपनाया गया। तो राजकीय चिन्ह जैसे ऑप्शन ए जो है 1989, ठीक है, और ऑप्शन बी कौन सा है, 1938, ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1938, या जैसे ऑप्शन सी 1836, या जो है 1950। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया, तो अगर राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया तो 1938 में, यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया, तो 1938। अच्छा, राजकीय चिन्ह है क्या, तो राजकीय चिन्ह जो है यूपी का, ऐसे उसमें 3 सर्कल बने हुए हैं, उसमें 2 मछलियां हैं, ठीक है, 3 सर्कल बने हुए हैं। अगर राजकीय चिन्ह की बात करें, और जो है इसमें जैसे ये 2 धाराएं करके है, ये जो है 2 धाराएं, गंगा जमुनी, ये धाराएं कहलाती हैं। इसके बाद में जो है इसमें जो है यहाँ पर 2 मछलियां हैं, एक इस साइड में मछली है और जो है राजकीय चिन्ह में एक इस साइड में मछली है। ऊपर क्या है, ऊपर ये तीर धनुष है, ठीक है, ये जो है तीर धनुष। तो ये जो है यूपी का राजकीय चिन्ह, मतलब 3 सर्कल हैं, 3 सर्कल में जो है ये जैसे 2 मछलियां और ये जो है तीर धनुष। ऐसे पूछा जाता है कि ये जो धाराएं जो है, यानी ये जो है धाराएं, तो ये किसको दर्शाती हैं, तो ये जो है गंगा और यमुना की तहजीब को, यानी गंगा और यमुना की धाराएं, ठीक है। इन 2 धाराओं का संकेत जो है ये गंगा और यमुना की धाराएं, यानी गंगा यमुना जो है ये तहजीब को दर्शाती हैं। इसके बाद जैसे ये जो मछलियां जो हैं, अगर मछलियों की बात करें तो ये पूछा था कि ये मछलियां जो है किसके मतलब शासन को दर्शाती हैं, तो ये जो है अवध के शासन को दर्शाती हैं, यानी अवध के शासन को दर्शाती हैं ये मछलियां। और ये किसको दर्शाती हैं मछलियां, अवध के शासन को, अवध के शासन को दर्शाती हैं ये मछलियां, ठीक है। उसके बाद में ये भी पूछा था कि ये मछलियां जो है ये कहाँ से उकेरी गई हैं, तो लखनऊ के इमामबाड़ा में जो है रूमी दरवाज़ा जो है, यानी ये मछलियां जो है रूमी दरवाज़ा जो है वहीं से ये मछलियां उकेरी गई हैं, यानी जो है रूमी दरवाज़ा से मछलियां ली गई हैं, वो रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है, लखनऊ में है, ठीक है, रूमी दरवाज़ा। उसके बाद में ऐसे अगर ये तीर धनुष की बात करें, तीर धनुष, तो ये तीर धनुष जो है ये किसको दर्शाता है, तो ये यूपी में रामराज को दर्शाता है, ठीक है, यूपी में रामराज को दर्शाता है ये तीर धनुष। तो जैसे अगर पूछ ले कि यूपी का जो राजकीय चिन्ह जो है उसमें कितने सर्कल हैं, उसमें कितने सर्कल हैं, 3, ठीक है, उसमें कितने सर्कल हैं, तो 3 सर्कल हैं। कितनी मछलियां मौजूद हैं, तो 2 मछलियां हैं। उसके बाद में ये 2 धाराएं जो हैं ये किसको दर्शा रही हैं, तो ये गंगा और यमुना जो है ये तहजीब को। उसके बाद में इसे ऊपर जो तीर धनुष है, ठीक है, ये तीर धनुष किसको दर्शाता है, रामराज को। मछलियां किसका प्रतीक हैं, अवध के शासन का प्रतीक है। ये मछलियां कहाँ से ली गई हैं, तो रूमी दरवाजा से। ये कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। और जैसे अगर इसके ऑप्शन की बात करें, ऐसे अगर 1989, ठीक है, पहले तो जो है पहले इसके और प्रतीक चिन्ह जान लेते हैं, यानी यूपी के जो है प्रतीक चिन्ह। ऐसे बात करें कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जो है पुष्प, राजकीय पुष्प, अगर पुष्प की बात करें यूपी का राजकीय पुष्प, तो यूपी का राजकीय पुष्प क्या है, ठीक है, फूल, तो ये क्या है, पलाश,
पलाश या टेसू करके। यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश या टेसू। और जैसे पुष्प के बाद में अगर बात करें, पुष्प पलाश या अगर वृक्ष की बात हो, ठीक है, यूपी का जो है राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष का यूपी का राजकीय वृक्ष जो है ये सिकोया वृक्ष है। सिकोया वृक्ष ये जो है राजकीय वृक्ष है। इसके बाद में जैसे राजकीय वृक्ष हो गया, और जो है अगर ऐसे राजकीय वृक्ष, ठीक है, इसके बाद में जो है अगर राजकीय मछली की बात करें, राजकीय मछली, तो राजकीय मछली कौन सी है? चीतल। चीतल ये जो है राजकीय मछली है। लेकिन जब राजकीय जलीय जीव की बात की जाएगी तो अभी इसको हाल ही में घोषित किया गया है, करंट के तौर पर भी याद रखेंगे, गंगेटिक डॉल्फिन, यानी राजकीय जलीय जीव। राजकीय जलीय जीव, तो यूपी का राजकीय जलीय जीव क्या है? राजकीय जलीय जीव, ठीक है, तो ये जो है गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन करके, ठीक है, गंगा डॉल्फिन जो है ये राजकीय जलीय जीव है। हालांकि जो डॉल्फिन डे भी पूछाता है, तो डॉल्फिन डे ये पूछाता है ये कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। इसके बाद में जो है अगर जैसे अगर खेल की बात करें, यूपी का राजकीय खेल क्या है? तो यूपी का राजकीय खेल क्या है? तो राजकीय खेल जो है ये हॉकी है। यूपी का राजकीय खेल क्या है? हॉकी। अगर राजकीय मिठाई की बात करें, मिठाई कौन सी है? राजकीय मिठाई कौन सी है? जलेबी, ठीक है, मिठाई कौन सी है? जलेबी। अगर यूपी के जो है राजकीय मिठाई हो गई। अगर राजकीय फल की बात करें, ठीक है, राजकीय फल कौन सा है? तो आम। यूपी का राजकीय फल कौन सा है? तो आम, ठीक है। तो ऐसा करके जो है इसके राजकीय चिन्ह भी याद रखेंगे। और जैसे अगर बात करें, जैसे ये 1989 से याद रख सकते हैं हम कि यूपी में जो है उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा, द्वितीय भाषा का दर्जा मिला है, द्वितीय भाषा का दर्जा, यानी 1989 में उत्तर प्रदेश में जो है उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा मिला है। अच्छा, 1836, इस ऑप्शन को कल हम लोगों ने जो है किया था कि 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या पड़ा था? तो 1836 की बात करें, यूपी को उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे, उत्तर पश्चिमी प्रांत। और अगर 1950 की बात करेंगे कि 1950 को क्या था, तो 1950 को जो है यूपी मतलब 24 जनवरी 1950 को जो इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था, यानी इसे जो है यूपी जाना गया 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950। तो ये सारे पॉइंट जो है याद रखेंगे और जो है नोट सारे ही करने हैं पॉइंट, ठीक है, मतलब सिर्फ क्वेश्चन को ही नहीं टारगेट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, यानी उत्तर प्रदेश लोकसभा, ठीक है, किसमें देखनी है? लोकसभा में, यूपी की लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, और किसके लिए देखना है? एसटी, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या देखनी है। आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 84 है, ठीक है, या ऑप्शन बी जो है ये 2 सीटें रिजर्व हैं, या 17 है, या जो है 0। कितनी सीटें रिजर्व हैं लोकसभा में? तो जैसे अगर लोकसभा की बात की जाए तो यूपी की लोकसभा में उत्तर प्रदेश की जो है लोकसभा सीटें कितनी हैं? यानी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें ये कितनी हैं? 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80। अगर इसे और भी अगर सीटें पूछ लें, जैसे उत्तर प्रदेश की लोकसभा हो गई, यूपी की जो है राज्यसभा, यानी राज्यसभा में यूपी की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें, ठीक है, 31 सीटें। अच्छा, ये जितनी प्रकार की सीटें पूछे उत्तर प्रदेश टॉप पर ही रहेगा, यानी इसे लोकसभा में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अच्छा, विधानसभा भी सीटें देख लें कि यूपी की विधानसभा में सीटें कितनी हैं? तो 403, ठीक है, 403 सीटें जो है विधानसभा, जो कि हर राज्य में सर्वाधिक हैं। इसके बाद में विधान परिषद की बात करें कि यूपी की विधान परिषद में सीटें कितनी हैं? तो विधान परिषद में सीटें कितनी हैं? 100 सीटें हैं, और ये हर प्रकार की सीटों में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। काफ़ी सीट मतलब पूछा था है कि सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है? आंसर एक ही होगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, किसी प्रकार की पूछे उत्तर प्रदेश। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि लोकसभा के लिए जो है एसटी के लिए मतलब आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 0, यानी एक भी सीटें जो है एसटी के लिए आरक्षित नहीं है। यूपी में एसटी के लिए आरक्षित सीटें नहीं है, ठीक है। इसकी बात करें, जैसे ये ऑप्शन जो है ये 17 जो है ये लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है, यानी एससी के लिए लोकसभा में
ठीक है, लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित, एससी के लिए अगर आरक्षित सीटें पूछ ले, एससी के लिए आरक्षित सीटें पूछ ले तो ये कितनी है, 17 लोकसभा में। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ की बात चल रही, लोकसभा में। अब इसे इधर बात करें, ये 84, अच्छा ये 84 की बात करें, जैसे यूपी की विधानसभा में भी बताया कितनी सीटें हैं, 403। तो यूपी की विधानसभा में 403 सीटें हैं कुल, उसमें से अगर पूछ ले एससी के लिए रिजर्व, ठीक है, अनुसूचित जनजात मतलब जाति के लिए आरक्षित। अब ये विधानसभा की बात चल रही है, आरक्षित कितनी सीटें हैं, तो 84, यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो एससी के लिए अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटों की संख्या है वो 84 है। और ये जैसे अगर 2 की बात करें तो 2 क्या है, ये एसटी सीटें, यानी ये भी विधानसभा की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगर पूछ ले कि एसटी के लिए जो रिजर्व सीटें कितनी है तो 2। तो जैसे लोकसभा से क्वेश्चन था कि यूपी की लोकसभा में जो एसटी के लिए रिजर्व सीटों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन क्या होगा मेरा 0, यानी कोई भी सीट जो है एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षित नहीं है। और वहीं अगर लोकसभा में एससी के लिए पूछे तो कितनी सीटें हैं, मतलब 17 हैं। इसके बाद में जो है राज्य विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो कितनी सीटें रिजर्व हैं, तो 84 सीटें रिजर्व है। उसके बाद में जो है एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, तो 2, जो कि विधानसभा में। और इधर जो है जैसे लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80 यूपी में जो कि सर्वाधिक हैं, राज्यसभा की 31 हैं सर्वाधिक हैं, विधानसभा की 403 है सर्वाधिक, और विधान परिषद की जो है 100 सीटें हैं और सर्वाधिक। अच्छा यहीं पे जैसे अगर और बात करें, इनके अनुच्छेद भी याद रखेंगे। अनुच्छेद जैसे अगर लोकसभा का अनुच्छेद पूछ ले तो किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा का प्रावधान है, तो लोकसभा का प्रावधान जो है ये 81 में है। उसके बाद में से अगर राज्यसभा का पूछे, राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, तो राज्यसभा किस में है, 80 में। ठीक है, अच्छा यहीं पे संसद का भी देख लेंगे कि संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 79 में है। यही चीजें चलेंगी राज्य में भी कि विधानमंडल अगर विधानमंडल के लिए अनुच्छेद पूछे तो विधानमंडल के अनुच्छेद कितना होगा, 168 होगा। ठीक है, और जो लोकसभा होती है वही जो है मतलब राज्य में विधानसभा, तो विधानसभा का अगर अनुच्छेद पूछेगा, ठीक है, विधानसभा, तो इसके लिए 170 होगा। ठीक है, 170 विधानसभा के लिए 170। और भाई विधान परिषद की अगर बात करेंगे, विधान परिषद इसका अनुच्छेद 169, यानी 168 में विधानमंडल, 169 में विधान परिषद, 170 में जो है विधानसभा, और संसद 79 में, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्दी किस माह में सर्वाधिक पड़ती है, यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सर्दी जो है ये किस माह में पड़ती है, तो सर्वाधिक सर्दी की बात। अच्छा ये क्वेश्चन तो जो है बताने जो है अगर ना भी आंसर बताएं तब भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पता है जनवरी चल रही है और जनवरी में ही सर्वाधिक सर्दी पड़ती है। ठीक है, यानी जो भी सर्वाधिक सर्दी पड़ी है वो जनवरी में ही। तो जैसे अगर यूपी में पूछे कि सर्वाधिक सर्दी किस माह में पड़ती है, तो जनवरी माह में। सर्वाधिक सर्दी किस माह में, जनवरी में। और उसके बाद में करें जैसे अगर गर्मी पूछ ले कि यूपी में जो है सर्वाधिक गर्मी किस माह में पड़ती है, ठीक है, गर्मी सर्वाधिक जो है गर्मी किस माह में पड़ती है, तो सर्वाधिक गर्मी कहाँ पे मतलब किस माह में पड़ती है, तो सर्वाधिक गर्मी की बात है तो ये जून में। अगर मंथ पूछे तो किस माह में, तो जून माह में जो है सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, और भाई अगर बरसात से पूछ ले कि सर्वाधिक अगर बरसात से पूछे, सर्वाधिक बरसात यूपी के मतलब किस माह में सर्वाधिक बरसात होती है, तो ये जो है जुलाई माह में जो है सर्वाधिक बरसात होती है। यानी सर्वाधिक बरसात जो है ये किस माह में मतलब होती है, तो ये जुलाई माह में सर्वाधिक बरसात। और पता है यूपी में जो बरसात होती है वो किस मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा के द्वारा होती है, तो यूपी में जो भी बरसात होती है तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा, बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के शाखा द्वारा जो है यहाँ पर बरसात होती है। और मानसून को पूर्वा मानसून के नाम से, क्योंकि ये यूपी में पूरब से मतलब एंट्री करता है,
जो मानसून जो है पूरब में बंगाली खाड़ी में ये जो है उधर गंगा नदी से नमी मतलब लेते हुए आगे बढ़ता है, और इसीलिए सर्वाधिक बारिश भी किधर होती है, पूर्वोत्तर साइड में सर्वाधिक बारिश होती है, जैसे कि अपने गोरखपुर में जो है सर्वाधिक बारिश होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या था कि उत्तर प्रदेश में सर्दी सर्वाधिक किस माह में पड़ती है, तो ये जनवरी माह में। और उसके बाद में अगर बरसात के लिए पूछे किस माह में सर्वाधिक बरसात, तो जुलाई माह में। सर्वाधिक अगर गर्मी पूछे तो ये जून माह में। ठीक है, और यूपी में जो बारिश होती है तो ये बंगाल की खाड़ी यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा बारिश होती है, और इसको पूर्वा मानसून के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है, यानी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है। अच्छा, जो है सबसे पुरानी अगर तापीय परियोजना की बात करें, यूपी की सबसे पुरानी तापीय परियोजना, तो सबसे पुरानी, हालांकि इस परियोजना जो भी है इसका जो मतलब इस परियोजना जो है ये तैयार की गई थी 1942 में, यानी इस परियोजना का गठन किया गया था 1942 में, इसका गठन किया है। और पूछता है जैसे 1967 में इसको दोबारा से पुनरुद्धार किया गया, 1967 में पुनरुद्धार किया गया, यानी 1967 में इसको पुनरुद्धार। और पूछा था किस देश के सहयोग से इसका पुनरुद्धार किया गया था, तो अगर देश के सहयोग से अगर बात करें तो कौन सा है, रूस। ठीक है, रूस, वर्तमान काफी चर्चा में भी रूस है। जैसे रूस के अगर राष्ट्रपति पूछ ले, रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। और रूस का युद्ध किस देश के साथ में चल रहा है, यूक्रेन के साथ में, 2 सालें प्लस में हो चुकी हैं। ठीक है, यूक्रेन के कौन है, तो जो व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्या था मेरा कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना, इसका आंसर है हरदुआगंज तापीय परियोजना। और ये जो है ये परियोजना जो है कब मतलब इसका गठन हुआ था, 1942 में। इसके बाद में 1967 ईस्वी में इसको पुनरुद्धार किया गया, किस देश के सहयोग से, तो रूस देश के सहयोग से। अच्छा, ये भी जान लें ये कहाँ पर स्थित है। उसके बाद में अगर बात करें तो जैसे हरदुआगंज ये है कहाँ पर, तो ये अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में। ठीक है, हरदुआगंज कहाँ पर है, तो ये अलीगढ़ में। अच्छा, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि जब बात अलीगढ़ की आई है तो अलीगढ़ किसके लिए फेमस है, तो अलीगढ़ जो है ये तालों के लिए फेमस है। ठीक है, अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तालों के लिए अलीगढ़। और अगर जैसे ये घाटमपुर की बात करें कि जो घाटमपुर ताप परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है, तो घाटमपुर ताप परियोजना ये कानपुर में है। कहाँ पर है ये, कानपुर में। ठीक है, घाटमपुर ताप परियोजना कानपुर में। जैसे जो है ये दलहन संस्थान कानपुर में ही स्थित है। इसके बाद में जैसे मेजा की बात करें तो मेजा ये कहाँ पर है, तो मेजा जो है ये प्रयागराज में है, प्रयागराज में। ठीक है, मेजा जो ताप परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में। और जैसे ये जो है रोजा है। ठीक है, ये कौन सी है, रोजा ताप परियोजना, यानी रोजा ताप परियोजना। और रोजा ताप परियोजना ये कहाँ पर स्थित है, तो रोजा यानी ये शाहजहांपुर में है, शाहजहांपुर में। ठीक है, रोजा ताप परियोजना कहाँ पर स्थित है, शाहजहांपुर में। तो क्वेश्चन मेरा क्या था कि सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है, हरदुआगंज। याद रखेंगे इसको कि हरदुआगंज जो है सबसे पुरानी तापीय परियोजना है। और हरदुआगंज इसकी स्थापना कब हुई है, 1942 में। 1967 में इसका पुनरुद्धार किस देश के सहयोग से हुआ है, रूस के सहयोग से। कहाँ पर ये स्थित है, तो अलीगढ़ में स्थित है। इसके बाद में अलीगढ़ के ताले भी याद रखेंगे। घाटमपुर कहाँ पर है, कानपुर में है। इसके बाद में मेजा ये प्रयागराज में। उसके बाद में रोजा ताप परियोजना जो ये कहाँ पर है, शाहजहांपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है देश का 53वां टाइगर रिजर्व यानी रानीपुर, देश का जो है 53वां। ठीक है, देश का 53वां टाइगर रिजर्व और कौन सा है, ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ये यूपी में कहाँ पर स्थित है, यानी यूपी में किस जगह पर रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है। अच्छा, ये है कौन से नंबर का, 53वां। ठीक है, तो जैसे बात करें पहला ऑप्शन क्या है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, मतलब नहीं जगह जो है पीलीभीत में स्थित है। जैसे रानीपुर पीलीभीत में, या जैसे लखीमपुर खीरी में, या जैसे चित्रकूट या बिजनौर में। ठीक है, तो रानीपुर की बात करें तो रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, चित्रकूट में। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो ये चित्रकूट में। अच्छा, बात करें जैसे टाइगर रिजर्व की तो ये चित्रकूट में है। इसके बाद में अच्छा, ये यूपी का अगर पूछ ले कौन से नंबर का है, तो यूपी का ये चौथा है। ठीक है, यूपी का 4th टाइगर रिजर्व है, 4th टाइगर रिजर्व ये यूपी का।
यानी रानीपुर जो है, रानीपुर कहाँ पर है? चित्रकूट में है। और ये यूपी का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? तो चौथा है। अगर यूपी के पहले टाइगर रिजर्व की बात की जाए, पहला टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो पहला टाइगर रिजर्व जो है यूपी का, तो ये कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में। ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में ये, इसका नाम क्या है? ये दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। ये यूपी का पहला टाइगर रिजर्व है। यूपी का पहला टाइगर रिजर्व जो है ये दुधवा टाइगर रिजर्व। इसके बाद में अगर बात की जाए, ये पहला हो गया, और इसे, ये जो है दुधवा टाइगर रिजर्व, और इसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, पीलीभीत। तो ये अगर पीलीभीत में कौन सा है? तो ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है पीलीभीत में ही स्थित है। पीलीभीत, पीलीभीत, ठीक है। तो पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर स्थित है? पीलीभीत में स्थित है। अच्छा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को करंट से अगर इसको जोड़ते हैं तो इसको मतलब T×2 अवार्ड भी मिल चुका है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ ले कि T×2 अवार्ड यानी टाइगर की संख्या को जो है दोगुने करने का अवार्ड किसको मिला है अपने यूपी में? तो ये जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ही मिला है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ही मिला है टाइगर की संख्या को जो है दुगने करने का अवार्ड। अभी हाल ही में एक और टाइगर रिजर्व को मिला है, वो तमिलनाडु का है। और तमिलनाडु का कौन सा टाइगर रिजर्व है? उसका नाम जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। यानी तमिलनाडु का जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है उसको भी T×2 अवार्ड मिल चुका है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यूपी से, जो है यूपी के करंट से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा कि यूपी के किस टाइगर रिजर्व को T×2 अवार्ड मिला है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अच्छा, ये बिजनौर, बिजनौर की और बात करें, बिजनौर में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़, ठीक है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये बिजनौर में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में। तो यही अगर जैसे यूपी में पूछे कि कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 4, ठीक है, यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4। 4 में अगर नवीनतम पूछे कौन सा है, तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये नवीनतम है। और कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्रकूट में है, ठीक है। यूपी का चौथा रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? चित्रकूट में। लखीमपुर खीरी में कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि यूपी का पहला टाइगर रिजर्व है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर मतलब पड़ता है? बिजनौर जिले में पड़ता है। पीलीभीत, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ेगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसको T×2 अवार्ड मिल चुका है। अच्छा, और जैसे बात करते हैं टाइगर रिजर्व की, ऐसे अगर पूछे कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? वर्तमान समय में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व की संख्या जो है, वर्तमान में टाइगर रिजर्व ये कितने? 54, ठीक है, ये कितने? 54 टाइगर रिजर्व हैं। और 54 टाइगर रिजर्व अगर ये लास्ट वाला पूछे कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ये जो है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में ये वीरांगना करके, ठीक है, वीरांगना दुर्गाबाई करके जो है ये टाइगर रिजर्व है, वीरांगना दुर्गाबाई करके। और ये जो है यूपी का, मतलब यूपी नहीं, ठीक है, ये जो है भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। अगर एक और ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि अगर भारत का पहला टाइगर रिजर्व पूछे, फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो अगर पहला टाइगर रिजर्व पूछे तो पहला टाइगर रिजर्व जो है यूपी का वो कहाँ पर स्थित था? तो उसको जो है जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर? उत्तराखंड, ठीक है, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। तो याद रखेंगे, जैसे अभी जो है 54वां कौन सा है? वीरांगना करके। उसके बाद में फर्स्ट कौन सा है? जिम कार्बेट। यूपी का चौथा कौन सा है? यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व जो है वो जो चित्रकूट में स्थित है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि यमुना एक्सप्रेसवे किस जिले से होकर जो है नहीं गुजरता है? यानी यमुना एक्सप्रेसवे जो है ये जो है किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो किस जिले से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। ये वैसे 4 जिले से होकर गुजरता है। बात करें 4 जिलों से होकर गुजरता है, ये 4 जिलों से होकर। अब देखते हैं इसमें कौन सा नहीं आएगा। अच्छा, यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं, ताज एक्सप्रेसवे, ठीक है, ताज एक्सप्रेसवे भी। अब ये 4 जिले कौन कौन से हैं गुजरने वाले? जैसे ये गौतम बुद्ध नगर से स्टार्ट होता है, गौतम बुद्ध नगर से, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर के बाद में फिर ये अलीगढ़, और अलीगढ़ के बाद में अगर बात करें फिर कौन सा पड़ता है? अलीगढ़। फिर इसके बाद में मथुरा, और मथुरा के बाद में फिर आगरा।
यानी ये जो है 4 जिलों से होकर गुजरता है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। तो इसमें कौन सा होगा जो है, यानी किससे होकर नहीं गुजरेगा? अच्छा, गाजियाबाद। देखो गाजियाबाद जो है इसमें शामिल नहीं है, यानी ये गाजियाबाद से होकर नहीं गुजरेगा। ठीक है, गाजियाबाद से होकर ये नहीं गुजरेगा, और बाकी ये जो है गुजरने वाले हैं जहाँ से ये गुजरेगा। अच्छा, इसकी लंबाई की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे, इसको ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 165.5 किलोमीटर, 165.5 किलोमीटर है, यानी यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 165.5 किलोमीटर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ऐसे पूछ ले करंट से ही रिलेटेड कि मतलब एक्सप्रेसवे यानी किस प्रदेश को जो है एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से जानते हैं? एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से किसको जानते हैं? तो जो है एक्सप्रेसवे प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश ही कहलाता है, यानी उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस, ठीक है, जो एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से जानते हैं, प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है, एक्सप्रेसवे प्रदेश। अच्छा, ऐसे कि यूपी में अगर टोटल कितने जो है मतलब कितने जो एक्सप्रेसवे हैं? 13 है। यूपी में कितने एक्सप्रेसवे हैं? 13। तो 13 में जो है 6 जो है मतलब ये तो कंप्लीट हो चुके हैं, और 7 जो है ये निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन। ठीक है, 7 जो है ये निर्माणाधीन है, और ये 6 जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं, यूपी में 6 कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, ऐसे इनकी हम बात करें कौन कौन से, थोड़ा देखेंगे। 6 कौन कौन से? जैसे एक जो है अगर फर्स्ट, जैसे पहले तो जैसे फर्स्ट पूछे कि फर्स्ट एक्सप्रेसवे, जैसे उत्तर प्रदेश का अगर फर्स्ट एक्सप्रेसवे पूछे कौन सा है, तो ये जो है फर्स्ट एक्सप्रेसवे, ये कहाँ से कहाँ तक? तो ग्रेटर नोएडा से। ठीक है, ये जो है ग्रेटर नोएडा से लेके ये नोएडा तक। ठीक है, ग्रेटर नोएडा से नोएडा, और कितने किलोमीटर? तो ये 25 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? तो ये 25। अगर दूसरे की बात करें, मतलब ये तो ये फर्स्ट में याद रखेंगे कि ठीक है, फर्स्ट ये है, इसके बाद में 6 हम देखते हैं, फिर उसके बाद में से 302 किलोमीटर का ये कौन सा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा और लखनऊ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर। इसके बाद में फिर देखते हैं, इसके बाद में कौन सा है? आगरा लखनऊ हो गया। इसके बाद ऐसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो इसकी जो है 341 दशमलव में कुछ है, 341। ठीक है, 341, और ये कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अगर पूछ ले किस किस को जोड़ता है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है, यानी लखनऊ को गाजीपुर से। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। 3 इधर हो गए। इसके बाद में से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, अगर इसकी लंबाई की अगर बात कर लें तो 296 किलोमीटर है, 296 किलोमीटर। किस किस को जोड़ता है? तो ये इटावा से चित्रकूट, इटावा को चित्रकूट से कनेक्ट करता है, इटावा को चित्रकूट से कनेक्ट करता है। इसके बाद में जो है जैसे गंगा एक्सप्रेसवे याद रखेंगे, गंगा तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे इसकी लंबाई कितनी है? तो ये जो है यूपी का मतलब सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, इसकी 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर। कौन सा? गंगा एक्सप्रेसवे। और गंगा एक्सप्रेसवे ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये स्टार्ट होता है मेरठ, 12 जिलों से होकर गुजरता है, ये चीज़ भी याद रखेंगे। मेरठ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक? प्रयागराज, मेरठ से प्रयागराज। ठीक है, 5 इधर हो गए। एक हम लोगों ने पीछे किया था, पीछे कौन सा किया था? यमुना एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे, याद रखेंगे इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जैसे कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई, यानी उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी जो है कब चलाई गई। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 1825 ईस्वी में, या जैसे 1853, 1858, या जो है 1859 में। और क्वेश्चन क्या है कि यूपी में पहली ट्रेन पूछी जा रही है। ठीक है, ये नहीं करेंगे कि तुरंत ही जो है मतलब 1853 देख के आगे बढ़ गए, ये कहाँ की पूछी जा रही है? यूपी की पहली ट्रेन। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश की पहली ट्रेन पूछी जा रही है, यानी जो है 1853 की बात करें, ये कौन सी है? ये भारत की पहली ट्रेन है, भारत की पहली ट्रेन। भारत की पहली ट्रेन अगर पूछ ले तो ये कब चली है? ये 16 अप्रैल, ठीक है,
तारीख जरूर याद रखेंगे, 16 अप्रैल। अगर रेलवे दिवस पूछ ले तब भी यही सप्ताह 10 से 16 अप्रैल है, ठीक है। 16 अप्रैल 1853। और ये कहाँ से कहाँ तक, तो ये मुंबई टू ठाणे, मुंबई से ये ठाणे के मध्य, ठीक है, मुंबई से ये ठाणे या बोरी बंदर, मुंबई में जगह पड़ती है बोरी बंदर, ठीक है, बोरी बंदर से ठाणे के मध्य में ये भारत की पहली ट्रेन है। अच्छा, ये भारत की पहली है। क्वेश्चन पे आते हैं कि यूपी में पहली कब चली है, तो यूपी में पहली ट्रेन कब चली है, ये 1859 में चली है, 1859 में यूपी में पहली ट्रेन कब चली है, 1859 में। और अगर पूछे कहाँ से कहाँ तक चली है, तो यूपी में पहली ट्रेन ये कहाँ से कहाँ तक चली है, तो ये चली है प्रयागराज से कानपुर, प्रयागराज से लेके ये कानपुर के मध्य चली है, प्रयागराज से कानपुर के मध्य जो है ये यूपी की पहली ट्रेन, ठीक है। याद जरूर रखेंगे कि यानी यूपी की पहली, पहले क्वेश्चन देखना है और उसके बाद में ही जो है आंसर को टिक करना है, ठीक है। तो 1859 में यूपी की पहली ट्रेन जो है ये प्रयागराज से कानपुर चली है। अगर भारत की पहली पूछ ले तो भारत की पहली जो है ये 1853, 16 अप्रैल 1853 को ये चली है मुंबई से ठाणे के मध्य में। और इसका किलोमीटर वगैरह भी याद रखेंगे, 34 किलोमीटर, ठीक है। और इससे अगर बात करें ये 1825 ऑप्शन। अच्छा, ये 1825 से भी संबंधित एक ट्रेन है। कौन सी ट्रेन 1825 को चली है, अगर इसकी बात करें तो विश्व की पहली ट्रेन, यानी वर्ल्ड की पहली, ठीक है, विश्व की पहली ट्रेन, विश्व की पहली ट्रेन, ठीक है। ये कहां पर चली है, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में चली है। ये स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के मध्य में, डार्लिंगटन, डार्लिंगटन, ठीक है, स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन, ठीक है, स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के मध्य में ये विश्व की पहली ट्रेन। तो वर्ल्ड की पहली 1825 इंग्लैंड में चली है, ठीक है। भारत की पहली 1853, 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर। यूपी के अगर पहले पूछ ले तो यूपी की पहले 1859 में प्रयागराज से कानपुर। अच्छा, ये 1858 भी याद रखेंगे। अगर 1858 की बात की जाए, 1858 से क्या याद रखेंगे कि 1858 जैसे पूछा था है कि भारत की जो है एक दिन के लिए यानी 24 घंटे के लिए जो है कौन सी राजधानी बनी थी, तो 24 घंटे के लिए जैसे 1858 में राजधानी जो बनाई गई थी वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद जो है भारत की 24 घंटे के लिए राजधानी बन चुका है 1858 में, यानी 1 नवंबर 1858, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को जो है जो प्रयागराज जो है ये भारत की एक दिन के लिए यानी 24 घंटे के लिए राजधानी बन चुका है 1858। याद रखेंगे इस डेट को कि जो है 1858 में कौन सा ऐसा मतलब जो है प्रदेश का जिला जो है जो भारत की राजधानी रहा था, तो 1858 में जो है कौन सा है, प्रयागराज। प्रयागराज यानी इलाहाबाद जो है 1 नवंबर 1858 को भारत की एक दिन के लिए राजधानी रह चुका है। वैसे पहले कलकत्ता थी, उसके बाद में जो है दिल्ली 1911 में घोषणा की जाती है राजधानी की दिल्ली के लिए, और 1912 में जो राजधानी बन जाती है मतलब दिल्ली, ठीक है। 11 में घोषणा होती है, 12 में बन जाती है। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे उस टाइम पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है भालुओं के पुनर्वास के लिए रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है, यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है भालुओं के लिए, ठीक है, भालुओं के पुनर्वास के लिए यानी भालुओं को जो है पुनः से उनको बसाने के लिए जो है मतलब उनको उनका संरक्षण करने के लिए एक रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है। तो ये जो है किस जिले में, ऑप्शन ए की बात करें तो मथुरा, ठीक है, मथुरा में, जैसे कि प्रयागराज, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्या है आगरा, और डी जो है गौतम बुद्ध नगर। तो उत्तर प्रदेश के किस जिला में भालुओं के पुनर्वास के लिए रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, मथुरा, यानी ऑप्शन ए मथुरा, मथुरा, ठीक है। मथुरा जो है ये उत्तर प्रदेश में भालुओं को, ठीक है, पुनर्वास के लिए यहाँ पे रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है। इसकी बात करें और भी यहाँ पर जैसे मथुरा में और क्या है, इसे मोर संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। मोर संरक्षण केंद्र अगर पूछ ले, मोर संरक्षण, ठीक है, मोर संरक्षण केंद्र भी कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो मथुरा में। अच्छा, मथुरा में भी वृंदावन, ठीक है, वृंदावन में मोर संरक्षण केंद्र ये भी यहीं पे स्थापित किया गया है। उसके बाद में ऐसे बात करें मथुरा में, और फिर जो है ऐसे ये मथुरा हो गया, यहीं पर जो है हाथी अस्पताल, ठीक है, पूछ ले कि भारत जो जैसे यूपी में पहला हाथी अस्पताल
हाथी अस्पताल कहाँ पर स्थापित किया गया? हाथी अस्पताल जो है ये मथुरा में ही स्थापित किया गया है। हाथी अस्पताल स्थापित किया गया है, ठीक है, मथुरा में ही। हाथी अस्पताल भी जो है ये स्थापित किया गया है। इसके बाद में मथुरा में ही जो है देखो एक बकरी अनुसंधान संस्थान जो है, ठीक है, बकरी वाला, बकरी अनुसंधान वाला जो है केंद्र भी कहाँ पर स्थित है? मथुरा में। इसके बाद में जैसे जो है मथुरा हो गया, और इसे ये प्रयागराज, प्रयागराज के बारे में तो आपको पता ही है कि प्रयागराज अगर इसे पूछ ले, यूपी की सबसे अधिक जो मतलब गांव में निवास करने वाली जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या में टॉप पर कौन सा है? प्रयागराज, यानी सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। सर्वाधिक अगर ग्रामीण जनसंख्या पूछ ले तो किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण? तो ये प्रयागराज में। अच्छा, सर्वाधिक ग्रामीण हो गई, और अगर यूपी में अगर पूछे कि प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या भी पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तब भी आंसर क्या होगा? प्रयागराज। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में। अच्छा, सबसे अगर कम जनसंख्या पूछ ले तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? तो सबसे कम जो है ये महोबा की है। सबसे अधिक यूपी में, प्रयागराज में, सबसे कम महोबा की, ठीक है। अगर आगरा की बात करें तो आगरा की स्थापना अगर पूछे किसने की थी तो आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में हुई है। कब हुई है इसकी स्थापना? 1504 में। और 1504 में किसके द्वारा की गई है? तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा, ठीक है, सिकंदर लोदी के द्वारा जो है ये 1504 में इसकी स्थापना हुई है। और फिर आगरा जो है शेरशाह सूरी की राजधानी भी रहा था। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर को हम लोगों ने जो है क्या था कि गौतम बुद्ध नगर का जिला मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जिला मुख्यालय वो नोएडा करके, नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर का जिला मुख्यालय। और गौतम बुद्ध नगर से जो है उससे क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे सर्वाधिक जो है साक्षरता वाला, ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर। अगर न्यूनतम साक्षरता पूछे तो किसकी है? तो न्यूनतम साक्षरता यानी जहां पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, मतलब कौन सा है? श्रावस्ती, ठीक है। अगर पूछे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला कौन सा जिला है, तब भी आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। और जो है मतलब याद रखेंगे सारे पॉइंट इसके बाद में, ठीक है दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन थे। और जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जो है मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और जो है वीडियो को लाइक भी करेंगे। थैंक यू।